हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग कॉलीफ्लावर को करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ हैंड ऑफ हॉर्टिकल्चर का, टोटल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है कि हम लोग 60 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है हर वीडियो का आपको मिलता रहे। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि जो मोटिवेशन है वीडियो बनाने का वो जारी रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मैं बीच में कहीं पे एक आपको बताऊंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका क्या होता है कि डेली क्यूज भी करवाऊंगा, ठीक है। जो भी अभी तक जितने भी चीज़ें मैंने कंप्लीट किए उसका डेली क्या होगा कि एक क्यूज होगा, और उसका जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको कौन सा टेलीग्राम चैनल पर इसका जो कि डेली क्यूज करने को मिलेगा। अभी मैंने जनरली क्या है कि क्यूज को स्टार्ट नहीं किया है, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। और आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। जब तक 100 आदमी जब तक पूरे नहीं होंगे मैं क्यूज को स्टार्ट नहीं करूँगा। और जितने भी पीपल्स होने चाहिए, 100 एक्टिव पीपल होने चाहिए, और क्यूज को जो है कि सब लोग अटेम्प्ट करने चाहिए। तब हम लोग क्या है कि पूरे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्यूज सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा और वहाँ पे जा कर के आपका क्यूज करवा दूँगा। तो आपका क्या होगा कि कम्प्लीटली रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, ताकि आप लोग क्यूज कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को भी इस क्यूज में शामिल कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको भी इसमें आपको शामिल करना है, ठीक है, ताकि हम लोग जो है कि जल्दी से जल्दी क्यूज को भी स्टार्ट कर सकें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेकर के कॉलीफ्लावर को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉलीफ्लावर में आपको क्या है कि कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम जल्दी आप लोग जानते ही हैं सबका, बॉटनिकल नेम, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जो कैबेज का क्या होता है। कैबेज का होता है कैपिटाटा। उसके बाद जो कॉलीफ्लावर क्या होता है बोट्राइटिस। उसके बाद जो है कि नोलखोल का क्या होता है गोंजिलाइड्स। उसके बाद जो है कि ब्रोकली का क्या होता है, तो ब्रोकली का लास्ट में होता है इटैलिका होता है। उसके बाद आपका बच गया काले। काले का क्या होता है कि लास्ट में ब्रिस्का ओलियरेसिया वार एसिफेला होता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो आपका क्या है कि एडिबल पार्ट्स है। एडिबल पार्ट्स में जनरली जो स्पेसिफिक है मैं वही उसी को रिपीट कर रहा हूँ एक बार। एक है आपका ये काले का हम लोग काले का हम लोग क्या खाते हैं, ठीक है। तो वैक्सी लीव्स जो होता है, जो फ्लेसी लीव्स होता है, उसी को हम लोग क्या खाते हैं, काले में खाते हैं। और आपका जो है कि नोल खोल का क्या खाते हैं, सोलेन नोव खाते हैं। और उसके जो है ब्रोकली, ब्रोकली का हम लोग क्या खाते हैं, तो फ्लावर बड खाते हैं, अनओपेंड फ्लावर बड खाते हैं किसमें, तो ब्रोकली का एडिबल पार्ट्स है। उसके बाद नोल खोल का तो नोव से आप लोग जनरली जानते हैं, जो क्या होता है कि अबव द ग्राउंड पार्ट्स होता है, जो हाइपोकोटाइल के अबव पार्ट से क्या होता है कि डेवलप होता है नोल खोल। ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद मैं एक और भी आगे यदि वीडियो आएंगे सीरीज में, तो मैं दूसरे क्रॉप से रिलेटेड करके आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम क्या है, वो है वर्बोट्राइटिस, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमंग द कोल क्रॉप्स। और जितने भी कोल क्रॉप्स हैं सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कौन है, तो कॉलीफ्लावर है। और उसमें जो है कि इसमें जो है कि सल्फर भी पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी कोल क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट किस में पाया जाता है, तो कॉलीफ्लावर में पाया जाता है। ये भी आप लोग क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम। इसका जो रूट सिस्टम होता है जनरली फाइब्रस ना होकर कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, और वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड कहने का मतलब जो है कि यहाँ से मान लीजिए एक रूट आ रहा है, तो उसे इधर से भी निकलेगा, फिर इसमें क्या होता है इधर से भी निकलेगा, और उसके बाद फिर इधर इधर भी निकलेगा। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग रूट सिस्टम, ठीक है। ये जो रूट सिस्टम होता है क्या होता है कि टैप रूट सिस्टम होता है, और इसका क्या होता है कि ब्रांच टैप रूट सिस्टम। उसके बाद कट इज अ प्री फ्लोरल फ्लेसी एपिकल मेरिस्टेम, जो एडिबल पार्ट्स होता है, ठीक है। जो इसका जो एडिबल पार्ट्स हो गया है कट प्री फ्लोरल फ्लेसी एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या करना है कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी कर्ड ना दे करके क्या देगा कि व्हाट इज द एडिबल पार्ट्स ऑफ द कॉलीफ्लावर, कर्ड को हटा देगा। तो आपको क्या टिक करना है, प्री फ्लोरल फ्लेसी एपिकल मेरिस्टेम टिक करना है। और जो कर्ड जो है, ये कर्ड का बहुत ही एक यूनिकनेस है। ये क्या है कि ये ना ही पूरी तरीक़ा से वेजिटेटिव
स्टेज है और ना ही पूरी तरीके से क्या है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ये जो कर्ड का जो स्टेज है वो क्या है कि बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये जो हम लोग एडिबल पार्ट्स खाते हैं वो क्या है कि दोनों को बीच का फेज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें और एक यूनिकनेस चीज़ क्या है कि जनरली आप बहुत सारे जगह पे पढ़े होंगे कि जो ग्लूको साइनोलेट्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जनरली हार्मफुल होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आपका जो है कि सरसों हो गया। हालांकि ये भी ब्रेसिकेसी फैमिलीज का है, लेकिन जितने भी आप कॉल क्रॉप्स में देखेंगे, मैंने एक क्यूज दे रहा था तो वहाँ पे देखा, शायद किस में दे रहा था, तो वो शायद ब्रोकली में भी था। तो ब्रोकली में भी क्या होता है कि क्या होता है कि ग्लूकोसाइनोलोड्स होता है, और वो हमारे क्या हो कि हेल्थ हेल्थ के लिए क्या होता है कि बेनिफिशियल होता है। मैंने ऐसा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में ही लिखा हुआ है। जब मैं क्या करूँगा कि जब ब्रोकली पढ़ाऊँगा तो उसमें उस टाइम आपको दिखाऊँगा, ठीक है, कि जो ग्लूकोसाइनोलोड से क्या है कि ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है कि बेनिफिट्स होता है, मेनली करके कोल क्रॉप्स में, ठीक है। अदर क्रॉप्स को यदि आप हटा दें, ठीक है, मेनली जो क्रॉप्स कोल क्रॉप्स में क्या है कि ग्लूकोसाइनोलोड्स हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। एज यू कैन सी दैट हियर रिटन इज द कर्ड इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स विच हैव एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। एंटी कार्सिनोजेनिक मीन्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये रखता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आप यहाँ याद रखें। जनरली आप सोचेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोसाइनोलेट्स या टॉक्सिक सब्सटेंस, और कभी कभी इसको हम लोग एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस के रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे लिए हेल्थ बेनिफिशियल है क्योंकि ये एंटी कैंसरस है। और मैंने कल पढ़ा था ये ब्रोकली, तो उसमें भी हेल्थ बेनिफिशियल लिखा हुआ था, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉलीफ्लावर आफ्टर चाइना। तो क्या है कि जितना भी आप लोग देखें, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसमें क्या है कि सेकेंड नंबर पे आपका जो है कि चाइना के बाद आता है। लेकिन चिली प्रोडक्शन में क्या है, चिली प्रोडक्शन फर्स्ट रैंक पे है, ये 25% प्रोडक्शन करता है इंडिया, और चाइना जो है 24% चिली का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है कि थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद जो लीडिंग कंट्री है वो आपका कॉलीफ्लावर प्रोडक्शन में कौन सा है, तो कॉलीफ्लावर प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्री जो है लीडिंग स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग स्टेट बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उसी को आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद आते हम लोग चलते हैं सॉइल क्लाइमेट से, और सॉइल क्लाइमेट इसका जो है कि बहुत ही यूनिक होता है सबके लिए। तो आपको जो है कि मस्ट याद रखना है कि किसका जो सॉइल क्लाइमेट कितना है। कॉलीफ्लावर ये थार्मोसेंसिटिव, ये आपको मस्ट ध्यान में रखना है कि कॉलीफ्लावर जो है कि थार्मोसेंसिटिव क्रॉप है। टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेटिव, और टेम्परेचर भी क्या जो क्या है, थार्मोसेंसिटिव मतलब टेम्परेचर से सेंसिटिव है, जो क्या करता है कि टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेटिव कर्डिंग कर्डिंग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये सारा क्या करता है कि ये जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है। इट कैन ग्रो एट एन एवरेज टेम्परेचर 5 to 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहाँ से कहाँ तक ग्रो कर सकता है, 5 से 8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, कि मिनिमम टेम्परेचर पर आपका कितना 5 से 8 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 25 से 28 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्रो कर सकता है। 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 5 डिग्री सेल्सियस पे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। During the vegetative growth, some varieties may be withstand temperature as low as -10 डिग्री सेल्सियस। और कुछ वेराइटी जो हैं अपना वेजिटेटिव ग्रोथ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी यहाँ पे आपको डिस्प्लेस करके दे सकता है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ सम वेराइटीज ऑफ कॉलीफ्लावर में विथस्टैंड टेम्परेचर एज लो एज -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है कि ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव स्टेज में क्या कर सकता है, कॉलीफ्लावर -10 डिग्री टेम्परेचर पे भी को टॉलरेट कर सकता है सम वेराइटीज, और सम वेराइटीज क्या कर सकते हैं, कैन टॉलरेट एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू डेज। तो कुछ दिन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस तक भी टॉलरेट कर सकता है, और कुछ वेराइटीज़ जो है इसके -10 डिग्री
सेल्सियस भी टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ द यंग प्लांट्स अराउंड द 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस एंड 17 से 20 डिग्री से एट लेटर से। तो शुरुआती दौर में इसका जो डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो मतलब कि अर्ली ग्रोथ के लिए, मतलब वेजिटेटिव फेज के ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ ऑफ यंग प्लांट्स मतलब वेजिटेटिव फेज के लिए, वेजिटेटिव फेज के लिए कितना चाहिए तो 23 डिग्री सेल्सियस, और इसका रिप्रोडक्टिव फेज के लिए कितना चाहिए तो 17 से 20 डिग्री सेल्सियस ये चाहिए, ठीक है। और यदि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आता है तो क्या होगा कि सिर्फ इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में नहीं आएगा। तो शुरुआती दौर में हाई टेम्परेचर ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज में उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 17 से 20 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। इन टेम्परेचर रीजन ग्रोथ ऑफ यंग सीडलिंग में सीज, इन टेम्परेट रीजन ग्रोथ ऑफ यंग सीडलिंग में सीज व्हेन टेम्परेचर इज स्लाइटली अबव 0 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेट रीजन में आप देखिए यहाँ पे टेम्परेट रीजन में, तो टेम्परेट रीजन में क्या है कि ये इसका जो ग्रोथ हो जाएगा सीज हो जाएगा, कितना डिग्री पर सीज हो जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये स्लाइटली अब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे रहेगा, तो टेम्परेट रीजन में इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। वाइल अर्ली वेराइटीज इन प्लेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल रीजन्स कैन ग्रो वेल अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप देखें तो प्लेन्स में हो गया, या प्लेन्स मतलब सब ट्रॉपिकल कंडीशन, और ट्रॉपिकल कंडीशन में ये 35 डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकता है टॉलरेट कर सकता है। लेकिन यदि 35 डिग्री सेल्सियस से कॉलीफ्लावर में ज़्यादा जाता है टेम्परेचर तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, वो भी कुछ वेराइटी, ठीक है। लेकिन उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है तो 23 डिग्री सेल्सियस अर्ली स्टेज के लिए और 17 से 20 डिग्री सेल्सियस लेटर स्टेज के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि ऑफ कर्ड, ठीक है, तो इफ टेम्परेचर इज हाई क्रॉप कंटिन्यू ग्रो टू वेजिटेटिवली एंड इफ लोअर इट इज़ ओनली फॉर्म्स अ स्मॉल कर्ड्स और बटन्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि यदि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है शुरुआती दौर में तो हाई टेम्परेचर ठीक है, लेकिन शुरुआती तो और लेटर स्टेज में भी आपका क्या है कि टेम्परेचर हाई ही रहता है, लो टेम्परेचर नहीं होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होंगे। लेकिन और बहुत ज़्यादा जो स्लो टेम्परेचर हो जाएगा कॉलीफ्लावर में क्या होगा तो जो कर्ड्स का इनिशिएशन है बहुत छोटा छोटा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहने के कारण क्या होगा कि इसका वेजिटेटिव फेज ग्रोथ नहीं हो जाएगा, लीफ का डेवलपमेंट, या वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब यहाँ तो लीफ ही है इसमें, तो लीफ का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जब लीफ का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा तो सनलाइट को हार्नेस नहीं करेगा, सनलाइट को हार्नेस जब नहीं करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब क्या होगा कि इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं, जो फूड मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है, जो रूट का डेवलपमेंट है, तो क्या होगा कि रूट का डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसके बाद जो फूड मटेरियल्स बन रहे हैं, जो एनर्जी जो जनरेट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एनर्जी प्लांट्स में एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा ड्यू टू द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ कि क्योंकि प्लांट में एनर्जी नहीं है तो कट का फॉर्मेशन कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो ना ही टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। जब जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर होना चाहिए। अर्ली ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 23 डिग्री सेल्सियस एंड लेटर फेज के लिए 17 to 20 डिग्री सेल्सियस ये होने चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऑप्टिमम पीएच जनरली आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि जितने भी कॉल क्रॉप्स हैं वो एसिडिक कंडीशन के स्लाइटली टॉलरेट कर सकते हैं एसिडिक कंडीशन को, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होगा तो फिर मोलिब्डेनम का डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन को क्या कर रहे हैं कि प्रीफर कर रहे हैं 5.5 to 6.5 जनरली, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वेराइटीज़ पे, ठीक है। तो वेराइटीज़ पे कौन कौन से वेराइटीज़ हैं यहाँ पे देखें। देयर आर टू टाइप ऑफ सेपरेट कॉलीफ्लावर, ट्रॉपिकल एंड स्नोबॉल टाइप। जो ट्रॉपिकल, ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन यहीं पे करना चाह रहे थे लेकिन चलिए हम लोग आगे चलते। तो एक होता है ट्रॉपिकल
कॉलीफ्लावर जिसको प्लेन में ग्रो किया जा सकता है, और सीड भी प्रोडक्शन हम लोग सब ट्रॉपिकल कंडीशन में और ट्रॉपिकल कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है स्नोबॉल टाइप। स्नोबॉल टाइप का जनरली लेट वेराइटी होता है, और इसका जो सीड प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेम्परेट रीजन में ही कर सकते हैं। ट्रॉपिकल ग्रुप हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी adapted to widely varying temperature condition in डिफरेंट एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल कंडीशन के जो वेराइटी हैं वो वेरिंग टेम्परेचर मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे भी टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेट वेराइटी है या फिर स्नोबॉल का वेराइटी है वो आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट नहीं कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कर्ड मेच्योरिटी एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट कॉलीफ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मैच्योरिटी ग्रुप। तो किस किस पे बेसिस के आधार पे हम लोग कॉलीफ्लावर को डिवाइड करते हैं? तो कर्ड मैच्योरिटी पे, टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट पे, कर्ड के इनिशिएशन पे, कर्ड के इनिशिएशन और डेवलपमेंट पे, और इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि कॉलीफ्लावर को डिवाइड करते हैं 4 मैच्योरिटी ग्रुप में, ठीक है। ऑन द बेसिस 3 ग्रुप्स आर टाइपिकली इंडियन कॉलीफ्लावर्स, और जो 3 ग्रुप्स हैं वो क्या है कि इंडियन कॉलीफ्लावर्स है, और जो 4th ग्रुप है वो स्नोबॉल टाइप है, वो या फिर हम लोग कर सकते हैं कि टेम्परेट टाइप है। इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सीड प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीड ऑफ इंडियन कॉलीफ्लावर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, बट स्नोबॉल टाइप सेट सीड ओनली इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में क्या होता है कि जल्दी टेम्परेचर डाउन होते हैं। माइल्ड हिल्स अबव 1000 MSL। तो MSL मतलब होता है कि मीन सी लेवल, यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ ही लिखा गया मीन सी लेवल, ठीक है, एलिवेशन। तो ये जनरली आपको याद नहीं रखना है। तो मेन आपको याद रखना है कि जो इंडियन कॉलीफ्लावर है उसका सीड प्रोडक्शन हम लोग उसको किधर उगा सकते हैं? प्लेन्स में, नॉर्दर्न इंडिया में उगा सकते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल कंडीशन में उगा सकते हैं। लेकिन जो स्नोबॉल टाइप का होता है उसका और उसका सिर्फ हिली एरियाज में, यानी कि टेम्परेट एरियाज में ही उसका प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। और जो लेट वेराइटी होता है, जो स्नोबॉल टाइप के होते हैं, वो सेल्फ ब्लांचिंग होते हैं, ठीक है। सारे सेल्फ ब्लांच वेराइटी होते हैं, और जितने भी जो अर्ली टाइप के होते हैं और मिड टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका सेल्फ ब्लांचिंग उसमें करना पड़ता है, वो सेल्फ ब्लांचिंग नहीं होते हैं। लेकिन एक वेराइटी है जो अर्ली वेराइटी होने के बावजूद भी सेल्फ ब्लांचिंग होता है, तो किस में होता है? पूसा दीपाली में होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि नर्सरी, द नर्सरी ऑफ द ग्रुप 1। अब हम लोग को पढ़ाएंगे कि ग्रुप 1 क्या है। ग्रुप 1 का जनरली हम लोग इसमें जो सीजन जो स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? तो आपका ये सितंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर से। तो सितंबर अक्टूबर वाला को हम लोग क्या बोल देते हैं? सितंबर अक्टूबर वाला को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1। फिर नवंबर में जो प्लांटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 2। फिर दिसंबर वाले को बोलते हैं ग्रुप 3, और फिर दिसंबर जनवरी वाला को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 4। तो ये ग्रुपिंग वाइज जो है कि मैच्योरिटी पीरियड पे या के आधार पे कहें, या फिर हम लोग टेम्परेचर के आधार पे कहें, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे, आप लोग चिंता करने की बात नहीं है, सारा चीज़ हैंडबुक हॉर्टिकल्चर में दिया हुआ है। द नर्सरी ऑफ ग्रुप 1 नीड्स अ स्पेशल केयर बिकॉज टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी कंजेनियल एट दैट टाइम। तो जो अर्ली वेराइटी होते हैं उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का कंजेनियल कहने का मतलब ये हुआ कि सूटेबल नहीं होते हैं कॉलीफ्लावर प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें नर्सरी को क्या करना पड़ता है? उनको ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो अर्ली ग्रुप 1 के जो वेराइटी है वो अर्ली सीजन में लगते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर, ठीक है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। द width ऑफ द वेट ऑफ दिस ग्रुप शुड नॉट बी मोर देन 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा वेराइटी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वेराइटी बीच में आ रहा है, तो फिर ये बाद में छूट जाएगा।
के वैरायटी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है ग्रुप 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 बोलते हैं, जिसको हम लोग सितंबर से अक्टूबर में लगाते हैं। तो आप इसको सबसे पहले लिख लें, ठीक है। आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, सबका टेम्परेचर भी हम लोग क्या करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले सितंबर से स्टार्ट होता है, सितंबर, अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद कौन सा आता है, नवंबर, फिर नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है, तो दिसंबर। उसके बाद हमारा दिसंबर से जनवरी। ये आपको क्या करना है कि 4 ग्रुप को याद रखना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, ये 4 ग्रुप को याद रखना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर याद रखना है। सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है ग्रुप फर्स्ट का 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, फिर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 12 से 16 डिग्री सेल्सियस, और फिर 10 से 16 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या करना है कि ग्रुप वाइज याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें जो और उसके बाद जो कि जनरली जो कि अर्ली वेराइटी है, आप देखेंगे सबका नाम है लिखा हुआ, जिसके हिंदी नाम लिखा हुआ, जैसे कि मेघना मतलब माघ, उसके बाद कार्तिकी मतलब कार्तिक, उसके बाद ये भी केतकी है, केतकी मतलब कार्तिक, अश्विनी मतलब आसिन, ये दीपावली मतलब आप लोग अच्छा दीपावली, ठीक है। दीपावली कब आता है, तो वो भी ठंडी के दिन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद काशी कुमारी। तो अ, ये जनरली महीने के नाम है। देखिए कुछ वेराइटी जो मोस्ट ऑफ द वेराइटी यहाँ पे हम लोग देखें, सबके क्या है, महीने के नाम है, जो अर्ली वेराइटी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि यदि आपको कहीं हिंदी नेम मिलता है, महीना का नाम देखने को मिलता है, तो आप लोग समझ लें कि ये सारे वेराइटी जो है कहाँ हैं, तो कॉलीफ्लावर के हैं और अर्ली वेराइटी है। चलिए हम लोग स्पेसिफिकेशन देखते हैं क्या है। तो पूसा मेघना, पूसा मेघना मतलब माघ को दर्शाता है। जनरली माघ जो होता है वो कब होता है, तो आ, फरवरी में होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फरवरी मार्च के बाद जो कि फागुन आ जाता है, इसमें होली हम लोग को देखने को मिलता है। तो मेघना, मेघना के एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी है, क्या है कि एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी, इसको आप लोग याद रखना है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें पूसा मेघना, मेघना जो एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कॉलीफ्लावर का। वो सब उसके बाद है पूसा कार्तिक, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। उसके बाद है पूसा दीपावली, पूसा दीपावली के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या है, जो कि सेल्फ ब्रांचिंग वेराइटी है। अर्ली वेराइटी जल्दी सेल्फ ब्रांचिंग नहीं होते हैं, लेकिन ये भी क्या है कि ये सेल्फ ब्रांचिंग वेराइटी है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा वेराइटी अर्ली कुमारी। अर्ली कुमारी का जो कड होता है येलोइश कलर का होता है, ठीक है। जनरली क्योंकि अर्ली वेराइटी में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है, तो हमको जो है कि कड जो है कि येलोइश थोड़ा सा देखने को मिलता है। और ये क्या था, वेरी अर्ली मेच्योरिटी। हमने अभी देखा था कि पूसा मेघना एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी, और अर्ली कुमारी वेरी अर्ली मेच्योरिटी। ये आपको क्या करना है कि दिमाग में रखना है, पूसा मेघना वेरी एक्स्ट्रा अर्ली, और अर्ली कुमारी वेरी अर्ली। ये आपको क्या करना है कि दो चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। और पूसा दीपावली सेल्फ ब्रांचिंग वेराइटी, और ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी ग्रुप हमने शुरू में बता ही दिया कि टेम्परेचर और कब से कब तक लगाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम लोगों ने बता दिया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 12 से 16 डिग्री है, और जो सितंबर से अक्टूबर, फिर ये नवंबर में आ गया तो 16 से 20 डिग्री ग्रुप 2 का है। और इस दिसंबर जो इसमें मैच्योरिटी होता है उसको 12 से 16 डिग्री ग्रुप 3 है। और उसके बाद है आपका स्नोबॉल टाइप और लेट टाइप, जिसमें जो है 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर है, और ग्रुप 4 है, और जिसको 10 दिसंबर से हम लोग जनवरी में क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। और आप जो वेराइटी है, जो किसी किसी का सबका स्पेशल करेक्टर जो है, आप उसको ऑनलाइन अरबूज से कंपाइल्ड वेजिटेबल हो गया, या फिर क्लस्टर्स हॉर्टिकल्चर हो गया, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि कवर कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो जितना भी स्नोबॉल का वेराइटी है वो सारे सिलेक्शन वेराइटी है, लेकिन पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 1, इसमें तो जनरली हाइब्रिड लिखा हुआ है, तो ये हाइब्रिड ही है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाइब्रिड किस प्रकार के, तो CMS हाइब्रिड है, बस ज़्यादा वो इसमें याद रखने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, जहाँ हम लोग सीडलिंग प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। तो अर्ली वेराइटी के लिए क्या होना चाहिए कि 60 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए कि ज़्यादा जो विड्थ है वो नहीं होना चाहिए, सो दैट वाटर कैन इजीली परकोलेट अप टू द मिडल पोर्शन, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा फ्लैट बेड रहेगा तो पानी जमा होने की भी चांसेस क्या रहेंगे कि ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नर्सरी शुड बी कवर्ड विथ
सिरकिस टू प्रोटेक्ट यंग सीडलिंग, ये भी कभी कभी हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि सिरकिस से जो हम लोग मल्चिंग करते हैं वो किस में करते हैं। तो हम लोग कॉलीफ्लावर में मल्चिंग करते हैं किससे, तो सिरकिस से करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शनली फ्रॉम ड्राइंग हॉट विंड्स, क्योंकि जो अर्ली सीजन में होता है थोड़ा सा हॉट विंड चलते हैं, उसे ड्राइंग से बचाने के लिए हम लोग सिरकिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, वीड है, ठीक है। उसके बाद है कि अक्टूबर नवंबर मैच्योरिटी ग्रुप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा रेनफॉल, ठीक है। जो सितंबर अक्टूबर का जो वेराइटी है, अर्ली वेराइटी है, उसमें हमको क्या करना है कि हैवी डाउनपोर मतलब कि वाटरिंग से नहीं भी देना है और रेनफॉल वगैरह, ठीक है। देयरफॉर सीडलिंग शुड बी रेज्ड इन रेन शेल्टर, इसीलिए किया जाता है कि उसमें रेन शेल्टर मतलब कि जहाँ पे बारिश से बचाया जा सके वहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या, दिसंबर इन स्नोबॉल ग्रुप्स is comparatively easy to raise because of favorable climate condition during the period। और जो हमारा क्या होता है कि स्नोबॉल टाइप का जो होता है लेट वेराइटी होता है, जनरली क्या है कि जो कॉलीफ्लावर है एक क्या है कि कूल सीजन वेजिटेबल है, और क्या होता है कि दिसंबर के टाइम में क्या होता है, दिसंबर जनवरी के कूल सीजन इसको मिलता है, तो वहाँ पे सीडलिंग का रेजिंग करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। ड्यूरिंग द पीरियड रेज नर्सरी बेड 15 सेंटीमीटर हाइट, और 15 सेंटीमीटर हाइट पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि जो मान ली कभी बारिश होता है तो पानी आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सीड रेट पे। तो जनरली जो हम लोग अभी जिसके पहले भी हमने बता चुका है कि कई बार कि जो सीड बोर्न जो डिजीज होता है, जैसे कि सीड बोर्न जो डिजीज होता है, उसके बाद बहुत सारा जो सॉइल बोर्न डिजीज है उसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा, लेकिन जो सीड बोर्न डिजीज है उसका हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस तक और 30 मिनट तक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि कंट्रोल हो जाएगा। अबाउट 600 से 700 ग्राम सीड फेयरली अर्ली टाइप के लिए, ठीक है। अर्ली टाइप के लिए आपको कितना सीड रेट चाहिए, तो 600 से 700 ग्राम। और उसके बाद जो लेट टाइप का जो वेराइटी है उसके लिए 300 से 400 ग्राम। अब इसका समझिए कि ये जो 6 से 700 ग्राम, उसके बाद 300 से जो 400 ग्राम, इतना सीड रेट का जो वेरिएशन है वो क्यों आ रहा है। तो इसका जो वेरिएशन आने का मेन कारण जो है कि क्योंकि अर्ली वेराइटी जो हम लगाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है कंजीनियल नहीं होता है। इट इज़ the temperature in early variety is not suitable for the seedling preparation of cauliflower, so we have to add extra seed। तो इसमें क्या करते हैं, हमको एक्स्ट्रा सीड डालना पड़ता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर कंडीशन हो सकता है कि हमारा बहुत ज़्यादा ड्राउट होने के कारण बहुत सारा सीड क्या हो कि जर्मिनेट ना हो पाए, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या जो कि सीड का जर्मिनेशन रेट है, सीडलिंग का जो डेथ रेट है वो क्या होता है कि बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग को जो कि 6 से 700 ग्राम सीडलिंग ऐड करना पड़ता है। लेकिन जो है कि लेटर पीरियड जो होता है, जो स्नोबॉल का टाइप का जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है, लाइट का जो लाइट का इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, वो सारा चीज़ क्या होता है कि कंजेनियल होता है, सूटेबल होता है। इसीलिए सीड रेट हमारा क्या होता है कि कम लगता है लेट टाइप का वेराइटी में। तो ये था मेन कारण कि आप किसी भी चीज़ को देखें, ठीक है, किसी में जो है कि ज़्यादा सीड रेट है और कहीं वही उसी वेराइटी का क्या है कि दूसरे सीजन में लगा रहे हैं तो कम सीड रेट है। तो ये जनरली टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन, जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, उसके कारण क्या होता है कि सीड रेट कम और ज़्यादा लगता है। जैसे कि मैं बात करूँ ओकरा की, तो ओकरा की जो खरीफ वेराइटी है 10 से 12 के जी सीड रेट क्या है कि प्रति हेक्टेयर इनफ है। लेकिन वही आप जब रबी सीजन में जाते हैं तो अभी आप कितना हो जाता है, 16 से लेकर के 18 केजी उसका सीड रेट बढ़ जाता है। तो चूंकि जो खरीफ होता है कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे के सारे सीड जर्मिनेट करते हैं अच्छे से, लेकिन रबी में जर्मिनेशन उतना अच्छा से नहीं होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, डेंसिटी उतना मेंटेन नहीं हो पाता है रबी के सीजन में। तो इसीलिए उसको क्या होता है कि सीड रेट क्या होता है कि ज़्यादा लगते हैं। और चूँकि क्या होता है कि बरसात के टाइम में हमारा सीड रेट कम हो जाता है। तो ये मेन जो है कि बेसिक फंडामेंटल से किसी भी वेराइटी का सीड रेट या फिर किसी भी क्रॉप का सीड रेट ज़्यादा होना या फिर कम होना किसी भी सीजन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसप्लांटिंग में।
ये कॉलीफ्लावर बहुत ही बहुत ही मेजर क्रॉप है, जहाँ से क्या होता है कि हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको क्या है कि पढ़ना बहुत लाइन वाइज पढ़ना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। और मैंने क्या किया है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही इसमें इंक्लूड किया है, जो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन चूँकि कॉलीफ्लावर एक बहुत ही मेजर क्रॉप है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको धीरज बनाए रखना है, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, आप लोग पढ़ते चलें। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप यदि आपको पढ़ने का मन नहीं है, अभी आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एयरफोन लगा करके इसको सुन भी सकते हैं। क्योंकि आप यदि नेवरा सुंडा पढ़े होंगे, तो उसमें एक क्या है कि एक आपका जो है कि एक्सपीरियंस कौन दिया गया, ठीक है, इडगल के द्वारा। उन्होंने बताया कि आप जब सिर्फ क्या करते हैं कि रीडिंग करते हैं, तो आपको कितना याद होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% ही क्या कर सकते हैं कि याद रख सकते हैं। और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि देखते हैं, तो आप कितना प्रतिशत याद कर सकते हैं, आप 20% याद कर सकते हैं। लेकिन आप जब सुनते हैं उसी चीज़ों को, तो आप 30% यानी कि 30% तक आप क्या कर सकते हैं कि याद रख सकते हैं। और जब आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उससे आपको क्या और लिख भी रहे हैं, ठीक है, उससे आपको 50% याद होगा, ठीक है। तो आप जब भी क्या कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए बैठते हैं, तो आप अच्छे से देखिए भी और सुने भी और राइटिंग भी करें, ठीक है। तो ये तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा याद होंगी चीज़ें, ठीक है। और ये जो निमरा सुंडा में जो न्यू एडिशन में आया है, उसको हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जो है कि इडगल के द्वारा दिया गया। और ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं, जो आपको क्या करने की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को आप लोग क्या करते हैं कि जब आप याद करते हैं, उस किसी चीज़ को कहते हैं, खुद से बोलते हैं और खुद से राइट करते हैं, तो आपको उसमें कितना रिमेंबर होता है, उसमें आपको 70% आपको क्या होता है कि चीज़ें याद रहती है। तो आप ये सारी चीज़ों को क्या कीजिए कि इसको अडोप्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आ, याद रख सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर जो है पूरा जो है है, वो बहुत सारे वेराइटी पे क्या है कि बेस्ड है। आपको बहुत सारे वेराइटी याद रखना होता है। और वैरायटी याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी भी है, क्योंकि आप जब किसी फार्मर के पास जाते हैं, तो आपसे तो उनको क्या रिकमेंड करेंगे, आपका टेम्परेचर देखेंगे कैसा है, कि लाइट इंटेंसिटी कैसा है, सॉइल कैसा है, अबायोटिक स्ट्रेस है, बायोटिक स्ट्रेस है। तो आपको एक ऑप्टिमम वेराइटी आपको किसान को रिकमेंड करना होगा, जो कि क्या हो कि अबायोटिक स्ट्रेस हो, बायोटिक का भी स्ट्रेस हो, और उस जो रीजन है, उसका जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग सूटेबल भी हो। तब क्या करेगा, लोग उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब आप ऐसा ही बता देते हैं रेंडमली, तो वो क्या करता है कि किसान आप पे विश्वास करके क्या करता है कि उस वैरायटी को लगाता है। लेकिन अब जब लगाता है, तो वो देखता है कि इसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सही नहीं हुआ, किसान को घाटा हो गया, तो आपको क्या करते हैं कि विश्वास करना बंद कर देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण क्या है, जो आज तक बहुत सारे वैरायटी तो डेवलप होते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तक ही रह जाते हैं, वो कह लो कॉलेज तक ही रह जाते हैं, किसान उसको अडोप्ट नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों को क्या कि अब समझने के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को बोला, क्योंकि क्यों 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 नेसेसरी है, और हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग जनरली हम लोग कब करते हैं, 3 से 6 वीक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोइंग के बाद 3 से 6 वीक पे जनरली क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। उसमें अर्ली मेच्योरिटी के लिए आपको क्या कहते हैं, 5 से 6 वीक लगता है, ठीक है। इन अर्ली मेच्योरिटी 5 to 6 वीक ओल्ड, एंड इन मिड सीजन एंड लेट वैरायटी कितना होता है, 3 से 4 वीक में। और इसका भी एक फंडामेंटल चीज़ वही है कि जो अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है, टेम्परेचर कंजेनियल नहीं होने के कारण, सूटेबल नहीं होने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 6 वीक लगते हैं। लेकिन जब आपका टेम्परेचर जब सूटेबल होता है इन्वायरमेंट, तो 3 से 4 वीक में क्या होता है, कॉलीफ्लावर के सीडलिंग डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ओल्ड सीडलिंग शुड बी ट्रांसप्लांटेड। तो जो लेट टाइप के हैं, 3 से 4 वीक में हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और जो अर्ली मेच्योरिटी ग्रुप के हैं, उसको 5 से 6 वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। द सीडलिंग ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर मेच्योरिटी आर ट्रांसप्लांटेड इन मिड जुलाई एंड अगस्त रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब ये हुआ, द सीडलिंग फॉर सितंबर
एंड अक्टूबर मेच्योरिटी ग्रुप ट्रांसप्लांटिंग। यदि आप लोग सितंबर में आप लोग सितंबर में यदि आप लोग ट्रांसप्लांटिंग करना चाहते हैं तो आपको कब लगाना पड़ेगा सीडलिंग? जुलाई में लगा, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ जुलाई में लगाना पड़ेगा। जुलाई में लगाते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 1-2 महीना में जो है कि प्रोबेबली मतलब कि पूरी तरीक़े से डेवलप हो जाएगा, ठीक है, 1-1.5 महीना में। तो जुलाई में लगाएंगे तो आप उसका ट्रांसप्लांटिंग सितंबर में करेंगे, और जो है कि आप लोग अगस्त में लगाएंगे तो उसका ट्रांसप्लांटिंग आप अक्टूबर में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द मिड सीजन ट्रांसप्लांटेड इन सितंबर अक्टूबर, और जो मिड सीजन के जो वैरायटी है उसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? सितंबर और अक्टूबर में करते हैं, ठीक है। वाई लेट स्नोबॉल ड्यूरिंग सेकेंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, और स्नोबॉल का वैरायटी जो है उन लोगों के कब ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं? तो इन अक्टूबर में, ठीक है। जो स्नोबॉल वैरायटी के लिए यदि हम लोग प्लांटिंग करना चाहते हैं तो वो अक्टूबर में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो सितंबर मैच्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि अर्ली वेराइटी होता है, उसमें हम लोग स्पेसिंग कितना रखते हैं? तो 45x30, और मिड सीजन और जो लेट स्नोबॉल टाइप मतलब लेट वेराइटी, मिड सीजन और लेट वेराइटी होती है उसमें 45-45 या 60-45 का रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्पेसिंग है वो कम है। स्पेसिंग कम इसीलिए कि इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है कि कम होता है, और जो चूँकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होता है। और 60x45 में हमारा क्या होता है कि लगाते हैं, ज़्यादा स्पेसिंग देते हैं, क्योंकि उसमें जो प्लांट का ग्रोथ होता है सूटेबल टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण ज़्यादा होता है, इसीलिए 60x45 हम लोग क्या करते हैं कि प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद है कि ट्रांसप्लांटिंग, इसमें आपको जनरली कुछ उतना याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको आप छोड़ ही देंगे, जो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार ठीक पढ़ देते हैं। आई वी प्लस स्टार्टर सोल्यूशन अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट 1:1:2 रेशियो में, एंड 2% कैप्टाफ सोल्यूशन इंड्यूस्ड अर्लीनेस इंक्रीज कर्ड यील्ड एंड प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम डैम्पिंग ऑफ। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। यदि आप आई.वी. इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और फिर स्टार्टर सॉल्यूशन किसका लेंगे तो अमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट का लेते हैं 1:2 रेशियो, और 2% क्या रहता है कैप्टाफ सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं तो वेराइटी में क्या अर्लीनेस आएगा, कर्ड का यील्ड बढ़ेगा, और जो है कि डैम्पिंग ऑफ होता है उससे क्या होगा कि आपका डैम्पिंग ऑफ नहीं होगा। तो इसमें कुछ क्या करते हैं कि कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी स्प्रे करते हैं, जैसे कि GA3 100 ppm का यूज़ करते हैं, NAA 120 ppm के यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम हम लोग 2 ग्राम पर लीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। GA3 100 मिलीग्राम पर लीटर, और NAA ये ppm में नहीं है, GA3 100 mg पर लीटर, और उसके बाद जो है कि NAA 120 mg पर लीटर, मतलब कहने का मतलब वही हुआ, ठीक है, 120 ppm और 100 ppm, क्योंकि 1 लीटर में हम लोग मिलीग्राम में डाल रहे हैं तो वो क्या होगा कि ppm में कन्वर्ट करेंगे तो अब 120 ppm और 100 ppm हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोलिब्डेनम के हम लोग 2 ग्राम पर लीटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो मतलब 0.2% का हम लोग क्या करते हैं छिड़काव करते हैं, तो क्या हो सकता है कि टोटल यील्ड जो हमारा क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। आफ्टर केयर में जनरली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि होइंग एंड बीडिंग ऑपरेशन शुड नॉट बी डीप टू अवॉइड इंजुरी एट द साइलो रूटेड सिस्टम। तो जितना भी कॉलीफ्लावर जितना भी कोल क्रॉप्स है जनरली क्या होता है कि सबका साइलो रूटेड सिस्टम ही होता है, तो आपको क्या करना है कि बीडिंग नहीं करना है बहुत ज़्यादा डीपली, नहीं तो उसका रूट सिस्टम क्या होगा कि गड़बड़ा जाएगा, और फिर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बीड वाइडरस, तो बीड का जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है कहाँ मिलता है, तो वाइडर स्पेसिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी इरिगेशन दे रहे हैं, हाईली फर्टाइल लैंड है, तो उसमें क्या होता है कि हमको बीड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये जनरल चीज़ें हैं। उसके बाद इरिगेशन है। इरिगेशन में क्या ऑप्टिमम वाटर सप्लाई इज मस्ट ड्यूरिंग बोथ ग्रोथ एंड कर्ड फॉर्मेशन, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके बाद कर्ड फॉर्मेशन है उस टाइम आपको क्या करना है कि इरिगेशन देना है, ठीक है। उसके बाद ब्लांचिंग आप लोग जानते हैं जनरली क्या होता है कि आपने यूजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्लांचिंग क्या होता है कि ब्लांचिंग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो इंजाइमेटिक प्रोसेस है, दिस इज क्वाइट कॉमन इन अर्ली एंड मिड सीजन वेराइटीज स्प्रेडिंग एंड ओपन प्लांट टाइप्स। जो कब करते हैं हम लोग
तो जो अर्ली वेराइटी है और मिड वेराइटी है हम लोग उसमें करते हैं, क्योंकि अर्ली वेराइटी और जो मिड सीजन वेराइटी होती हैं उसमें क्या होता है कि सेल्फ ब्लांच्ड नहीं होते हैं, सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट नहीं होता है। स्प्रेडिंग टाइप का जो प्लांट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग में कुछ नहीं करते हैं, जो लीव्स होता है कॉलीफ्लावर का, उससे क्या करते हैं कि कर्ड को जो ग्रोथ हो रहा है कर्ड, उसको क्या करते हैं ढक देते हैं, ताकि जो वाइट कलर बना हुआ रहे और जो ब्राउनिंग कलर है वो ना आए, ठीक है। क्योंकि जब सनलाइट पड़ता है तो जो भी उसमें इंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या होता है कि एक ब्राउनिंग टाइप का जो है कि इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। वो स्नो वाइट का जो कलर है वो नहीं रह पाता है। तो स्नो वाइट कलर का जो हमारा कर्ड डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लांचिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द लेट टाइप कॉमन नॉन इज स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होता है, जितने भी स्नोबॉल टाइप का वेराइटी है वो सभी क्या होते हैं कि ब्लांच्ड हो, मतलब सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट के होते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, अब हम लोग क्या करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखेंगे और उसके बाद जो है कि हम लोग हार्वेस्टिंग देखेंगे। उसके बाद टोटल क्या होगा कि हमारा जो है ये चीज़ें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, अभी हम लोग जल्दी कंप्लीट करने वाले ही हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारा क्या है, राइसीनेस। तो राइसीनेस का जो कारण है वो क्या है, चलिए देखते हैं। देयर इज अ स्पोरेडिक लेंथनिंग ऑफ पेडंकल ऑफ प्री फ्लोरल बर्ड्स गिविंग अ राइस राइस अपीयरेंस। जनरली इसको आप लोग को समझना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि राइसीनेस राइसीनेस, मतलब राइसीनेस एक्चुअली में दिखता कैसा है, होता कैसा है। आप गूगल पे भी जाएंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगी गूगल, और आप यदि आपको पता नहीं कि रेसिनेस एक्चुअली में क्या होगा तो आप सही फ़ोटो को आप लोग सेलेक्ट करके नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि राइसिनेस एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को ना सर ने पढ़ाया तो वहाँ पे बताया कि राइसिनेस जनरली क्या होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कड़ है एक कॉलीफ्लावर का, तो जनरली क्या होता है कि एक ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि इलंगुएशन टाइप का यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा उभार दिखेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड राइसीनेस। राइसीन मतलब राइस के ग्रेन के जैसा थोड़ा थोड़ा आपका उभार देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको राइसीनेस कहा गया, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेन के जैसा क्या, राइस के ग्रेन जो सीड्स होते हैं उसके जैसा क्या होता है, उभार दिखते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है राइसीनेस। तो ये होता है राइसीनेस एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको राइसीनेस पता चल गया कि एक्चुअली में राइसीनेस होता क्या है। अब आप लोग देखिए कि राइसीनेस का क्या कारण क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, देयर इज स्पोराडिक। स्पोराडिक मतलब कि स्प्रेड हुआ, ठीक है। स्पोराडिक मतलब स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड मतलब फैला हुआ। देयर इज स्पोराडिक लेंथनिंग ऑफ पेडंकल पेडंकल ऑफ द प्री फ्लोरल बर्ड। जैसे ना जो प्री फ्लोरल बर्ड्स होते हैं उसी में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि आपको उभार दिखेगा, ठीक है। गिविंग अ राइसी अपीयरेंस, उस राइपियस ऑन द कट सरफेस। तो ये क्या होता है कि जो कट का सरफेस होता है वो थोड़ा थोड़ा सा उभार आता है, इससे राइसी अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। द मेन कंसल्टेटिव फैक्टर इज टेम्परेचर। जो मेन जो कारण है वो क्या है कि आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन जनरली किसके होता है कि या फिर हाई टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, ठीक है। जो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे कम हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो जनरली आपको क्या करेगा कि राइसीनेस देखने को मिलेगा। फॉर अ पार्टिकुलर कल्टीवार इन जेनेटिक ससेप्टिबली, या फिर क्या हो सकता है, कोई कुलर कल्टीवार का ससेप्टिबल भी हो सकता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा हो या फिर उसका जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी हो सकता है कि उसका जेनेटिक ही ऐसा है कि उसमें राइसीनेस आ जाता हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद और भी कुछ कॉज हैं, जैसे कि हेरिडेटरी फैक्टर, ये तो सारे जेनेटिक्स कारण बताएं, वही तो हेरिडेटरी फैक्टर है। हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूज ह्यूमिडिटी में अल्सो कॉज राइसीनेस। और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन हमने किया है तो राइसीनेस हमको देखने को मिलेगा। तो मेन मेन कॉज कितने होते हैं, मेन 3-4 कॉज है, ठीक है। सबसे पहले कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। उसके बाद क्या है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद ये किसी वेराइटी कोई कोई पार्टिकुलर वेराइटीज इसके लिए ससेप्टिबल हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है, आपने हैवी डोज ऑफ नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन किया है। उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण, ये 4-5 कॉज है किसके, राइसीनेस के। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे करके बढ़ते हैं। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया। और उसके बाद है फजीनेस। फजीनेस क्या होता है कि इन फजीनेस
इन फजीनेस लेंथनिंग ऑफ एपिकल pedicels of prefloral buds takes place, leading to velvety appearance of cud. देखिए, अभी हमने पढ़ा था एक राइसिनेस और दूसरा है आपका फजीनेस। तो राइसिनेस में क्या पढ़ा था हमने कि स्प्रेड होगा, ठीक है, स्पोरेडिक कंडीशन में होगा, थोड़ा थोड़ा जगह पे क्या होगा कि आपको उभार दिखा। लेकिन इसमें क्या है कि लेंथनिंग ऑफ ऑल पेडिसिल्स, जितने भी आपके पेडिसिल्स होंगे, ठीक है, और प्रीफ्लोरल बड्स, जितने भी आपके क्या होंगे कि पेडिसिल्स होंगे, ठीक है, जो कड होंगे, प्रीफ्लोरल बड्स टेक प्लेस लीडिंग टू लेंथनिंग ऑफ ऑल पेडिसिल्स। यहाँ पर कितना होता है कि जो फजीनेस में सभी पेडिसिल क्या होगा कि आपको उबार देखने को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है। प्रीफ्लोरल एंड टेक्स लीडिंग टू वेलवेटी अपीयरेंस, और इसके कारण क्या होता है वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ कर्ड। जो इसमें आपको सबसे जो कॉमन पॉइंट जो ध्यान रखना है, अब क्या होता है कि वेलवेटी अपीयरेंस जो फजीनेस में आता है, क्या आता है कि वेलवेटी अपीयरेंस आता है, और लेंथनिंग ऑफ ऑल पेडिसिल्स। तो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पे याद रखना है, अपीयरिंग वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ द कर्ड्स। और इसका सबसे जो शोइंग एट नॉर्मल ऑप्टिमम साइज, सोइंग एट नॉर्मल टाइम मिनिमाइज द फजीनेस। आपको क्या करना है कि नॉर्मल टाइम में सोइंग करना है, तो मिनिमाइज जो फजीनेस है वो कम देखने को मिलेगा। और इसका मेन कारण क्या है फजीनेस का? था डिलेड प्लांटिंग। डिलेड प्लांटिंग में लीड्स टू द फजीनेस कर्ड मैच्योरिटी स्टार्ट अर्ली। तो आप प्लांटिंग क्या करते हैं, प्लांटिंग आप लेट से करते हैं। तो जब प्लांटिंग्स क्या करते हैं कि लेट से करते हैं, तो जो भी प्लांट्स होता है वो क्या करता है कि जो अपना रिप्रोडक्टिव फेज है वो जल्दी लाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करने के कारण वो क्या करता है रिप्रोडक्टिव फेज उसमें जल्दी आना चाहता है। और क्या होता है कि कर्डिंग जो है उसका कर्ड का फॉर्मेशन जो है कि वो जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है कि फजीनेस आपको देखने को मिलता है। और इसमें क्या है कि आप जब क्या करेंगे कि अर्ली वेराइटी को लेट वेराइटी में लगाएंगे, तो भी क्या करेगा कि आपको फजीनेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है ब्रैक्टिंग। ब्रैक्टिंग क्या होता है कि ब्रैक्टिंग जनरली इट इज़ द इमरजेंस ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स। ये क्या होता है कि जो कर्ड होता है उसमें से क्या आप कभी जब आपने क्या होगा कि खरीदा होगा, गया होंगे मार्केट में, तो देखेंगे कि सारा जो लीव्स है जो बेचने वाले हैं सारे लीव्स को हटा करके रिमूव करके रखे, लेकिन एक दो लीव्स अब जो सेंटर पोर्शन होता है कर्ड्स का, उसमें देखेंगे एक दो लो लीव्स जो है कि छोटा छोटा स्मॉल लीव्स रहेगा कि उसमें उससे निकले हुए हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिंग, ठीक है। इट इज इमरजेंस ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव स्टिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट्स बोलते हैं। फॉर्म इन बिटवीन सेगमेंट और प्रीफ्लोरल बड्स ऑफ कर्ड, प्रीवेलेंस हाई टेम्परेचर। इसको मेन आपको क्या रखना है कि इस स्मॉल ग्रीन लीव्स निकलते हैं प्रीफ्लोरल बड से, और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हाई टेम्परेचर है, स्पेशली आफ्टर कर्ड इनिशिएशन। कर्ड इनिशिएशन मतलब कि कर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ हो, उसके बाद टेम्परेचर आपका थोड़ा सा हाई हो गया, तो इसके लिए आपको इसके चलते आपको जो है कि ब्रेक्टिंग देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस जनरली आप लोग जानते हुए किससे होता है, किसके कारण होता है? बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट हो गया, किसी इंसेक्ट पेस्ट का इंसेक्ट पेस्ट ने क्या किया कि जो कर्ड का जो इनिशिएशन हुआ उसी टाइम इंसेक्ट पेस्ट उसको खा गया। तो ब्लाइंडनेस मतलब पूरी तरीक़ा से क्या होता है कि उसमें कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, नो कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। कॉजेज इंड्यूस पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग फैक्टर, ये प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग फैक्टर इसको कॉज करता है। ये क्या है कि लो टेम्परेचर हो सकता है, कट वॉर्म डैमेज कर सकता है। कट वॉर्म जो है कि पूरा का पूरा जो कट का इनिशिएशन है वो पूरे तरीक़ा से खा गया हो। रफ हैंडलिंग ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो सकता है कि ये ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिल सकता है। हेरिडिटरी फैक्टर, किसी किसी का वैरायटी का हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हो सकता है। तो ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से आपको किससे देखने मिलता है? तो रफ हैंडलिंग कर रहे हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकता है, कट वर्म को हो सकता है, और लो टेम्परेचर हो सकता है, नॉट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर, फ्रोस्ट, इंसेक्ट का डैमेज, हेरिडिटरी फैक्टर, उसके बाद रफली हैंडलिंग प्रोसेसेस,
तो इस सारी चीज़ें के कारण आपका ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका बटनिंग। बटनिंग आप लोग जनरली जानते होते हैं कि होंगे कि हैं जानते ही हैं कि क्या होता है कि जब हम लोग क्या होता है नाइट्रोजन का जो डोज है वो डिफिशियंट कम होता है, तो इसके कारण बटनिंग हमको देखने को मिलता है। और बटनिंग में क्या होता है कि जो कम्पैक्ट जो कट फॉर्मेशन होना चाहिए वो कम्पैक्ट कट फॉर्मेशन ना होकर के, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला, ये तो आपका क्या रहना चाहिए, कट इस प्रकार से रहना चाहिए पूरा कम। लेकिन आपसे क्या होगा कि यहाँ से कट जाएगा और एक यहाँ से करेगा, थोड़ा सा इसमें डेवलप होगा, फिर यहाँ से क्या होगा कि कट जाएगा, फिर इस प्रकार से क्या होगा कि आपके जो है कि कट का फॉर्मेशन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बटन्स बोलते हैं, बटनिंग बोलते हैं। जनरली आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लिमिटेड नाइट्रोजन सप्लाई देंगे, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ ओल्ड सीडलिंग, बहुत ज़्यादा ओल्ड सीडलिंग डिले प्लांटिंग करेंगे तो भी आपको बटनिंग देखने का। वाटर स्टेग्नेशन इन फील्ड प्लांटेशन, अर्ली मेच्योरिटी वेराइटीज इन लेट सीजन, ये थोड़ा सा मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है, फजीनेस में, लेकिन ये फजीनेस में नहीं होता, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक है, वहाँ पे सुधार लेंगे। जो बटनिंग होता है इसमें होता है, ठीक है, कि प्लांटिंग अर्ली मेच्योरिटी वेराइटीज़ लेट मेच्योरिटी। जब आप क्या कर सकते हैं कि अर्ली वेराइटी को आप लेट वेराइटी में लगाते हैं तो इसमें आपको क्या करेगा कि बटनिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका पिंकिंग। पिंकिंग क्या है कि पिंकिंग अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। वहाँ एक हमने देखा था कि जो फजीनेस में क्या होता है कि वेलवेटी कलर आता है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि पिंक कलर आता है, पिंकिंग पिंक कलर के, ठीक है। और ये जो जनरली होता है इट इज अ सेंसिटिव स्नोबॉल टाइप्स। जो पिंकिंग किसके कारण आता है, जो स्नोबॉल वेराइटी है उसमें आता है। पिंकिंग में बी एग्रीवेटेड ड्यू टू एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, और ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि आपको पिंकिंग देखने को मिलता है। बट मोर ड्यू टू जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो इसका पिंकिंग का जो मेन कारण है वो आपको जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। पिंकिंग इज मोर रिलेटेड टू जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और द पार्टिकुलर वेराइटी, ठीक है, ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद ब्राउनिंग है। तो ब्राउनिंग आप लोग जानते हैं कि ब्राउनिंग किसके कारण होता है, तो बोरोन की कमी के कारण होता है, डिफिशियंसी के कारण होता है। ब्राउन रोट इसको रेड रोट, और मेन जो चीज़ें यहाँ पे याद रखने वाले, कभी कभी हो सकता है कि ब्राउनिंग ना दे करके आपको ब्राउन रोट दे दे, या फिर ब्राउन रोट भी देगा तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ब्राउन रोट किससे रिलेटेड है। लेकिन आपको रेड रोट दे देगा, रेड रोट इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो आपको कुछ हक्का बक्का बंद हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे रखना है कि रेड रोट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोरोन, ठीक है। ये जनरली क्या होता है कि कैलकेरियस सॉइल में होता है, ठीक है। कैलकेरियस सॉइल में आपका जिंक का डिफिशियंसी होता है, आपका एफी का डिफिशियंसी होता है, और बोरोन का डिफिशियंसी भी क्या होता है, ये कैलकेरियस सॉइल में होता है। तो कैलकेरियस सॉइल के कारण होता है क्योंकि कैलकेरियस सॉइल में बोरोन का डिफिशियंसी होता है। और पीएच क्या होता है, पीएच अब चल जाता है 7 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कैलकेरियस सॉइल में पीएच मतलब कि 7 से 7.5 से ज़्यादा हो गया तो आपको क्या होना, ब्राउनिंग देखने को मिलेगा। अपीयरेंस ऑफ वाटर सॉक्ड एरियाज, थोड़ा थोड़ा वाटरी अपीयरेंस दिखेंगे कट सरफेस पे, ठीक है। एंड इन एडवांस स्टेज पिंक और रस्टी ब्राउन एरिया अपीयरेंस ऑन द कट सरफेस, और क्या करेंगे, पिंक या फिर रस्टी ब्राउन कलर का आपको जो है कि देखने को मिलेंगे लेटर स्टेज में। द अफेक्टेड कट एक्सपोज टू सनलाइट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कॉज ब्राउनिंग ऑफ कट्स एंड होलो कैविटी इन द स्टेम, और आपको जो है कि होलो कैविटी स्टेम में होलोनेस भी आपको क्या करेगा कि दिखेगा। और आपने क्या किया कि कट को सनलाइट में एक्सपोज कर दिया है, उसके कारण भी आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल किससे कर सकते हैं, तो कंट्रोल हम लोग बोरस का अप्लीकेशन कर सकते हैं, जल्दी 20 kg, और सल्फर का सोलूबोर में जनरली क्या होता है, सोलूबोर को हम लोग भी क्या कर सकते हैं कि 10 kg प्रति हेक्टेयर क्या कर सकते हैं कि अप्लीकेशन कर सकते हैं। बोरेक्स का हम लोग फोलियर अप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एक 0.1 से लेकर के 0.2%, 0.2% मतलब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करेंगे। उसके बाद है कि मिनरल डिफिशियंसी, कुछ में देख लें कि मिनरल डिफिशियंसी क्या क्या होता है। यानी कि मिनरल डिफिशियंसी के कारण जो क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहले विपटेल आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, कि विपटेल क्या होता है कि बोन मिडलमिन का डिफिशियंसी होता है। तो विपटेल में क्या होता है, विपटेल मतलब टेल मतलब होता है पूंछ, ठीक है। तो जनरली जो लीव्स बनना चाहिए वो थोड़ा सा क्या बनना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए था इस टाइप से, ठीक है। लेकिन वो ऐसे लीव्स ऐसे ना होकर के, ठीक है, लीव्स कैसा बन जाएगा आपका, पूछ लाइक ऐसे, उसमें बहुत ज़्यादा आपका लीफ का एरिया नहीं होगा, ऐसे लीफ बनेंगे, ठीक है। सिर्फ मिड रिब आपको दिखेगा, जो मिड का जो वेन्स होता है, मेन वेन्स होता है वही दिखेगा, बाकी आपको लिप्स दिखेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं
व्हीप टेल। डिफिशियंसी मोलिब्डेनम के कारण होता है स्पेशली इन एसिडिक सॉइल। और जो मोलिब्डेनम का डिफिशियंसी आपको देखने को मिल रहा है, किस में देखने को मिल रहा है, तो एसिडिक सॉइल में। लेकिन आपको जो अभी हमने पढ़ाया था बोरोन का डिफिशियंसी आपको किस में देखने को मिल रहा है, तो कैलकेरियस सॉइल में। ठीक है, कैलकेरियस सॉइल या फिर हम लोग कहें अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल और कैलकेरियस सॉइल में क्या होता है कि आपका बोरोन का डिफिशियंसी होता है, और जो मोलिब्डेनम का जो डिफिशियंसी होता है वो आपका किस में होता है, तो एसिडिक सॉइल में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो नॉर्मल लीफ होता है, नॉर्मल लीफ ब्लेड डेवलपमेंट, जो नॉर्मल लीफ ब्लेड्स जो डेवलपमेंट होना चाहिए, लीव्स का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पूरा तरीका से फेल्स हो जाता है। ओनली स्ट्रेप लाइक सवर्ड लीव्स आर फॉर्म। स्ट्रेप लाइक मतलब वही जो सिर्फ और मेन वेन से वो दिखेंगे, और बाकी के बाद जो लीव्स आपको गायब हो जाएगा। ठीक है, इन एक्सट्रीम केस ओनली मिड रिव, और एक्सट्रीम केस जो अभी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ आपको मिड रिव दिखेंगे, बाकी बाद कोई लीव्स आपको नहीं दिखेगा। दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद एसिडिक सॉइल। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो विपटेल होता है एसिडिक सॉइल में होता है, बोरोन जो ब्राउनिंग होता है वो कैलकेरियस सॉइल में होता है। दिस कंडीशन एसोसिएटेड विद एसिडिक। ये तो एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक सॉइल को कम करने के लिए लाइम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 to 6 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन बस अब इतना ज़्यादा रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब लोग हम आते हैं कि इसमें क्लोरोसिस। तो जनरली इसमें जो क्लोरोसिस होता है वो आपका होता है मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण। ठीक है, जनरली जो क्लोरोसिस है, इंटरवेनल क्लोरोसिस हम लोग जिसको बोलते हैं, वो मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोरोसिस हो जाए इंटरवेनल। इंटरवेनल मतलब वेन्स आपका ग्रीन रहेगा और बाकी वाला लीव्स आपका क्या हो जाएगा कि येलो कलर का हो जाएगा। येलो मोटलिंग ऑफ लोअर ऑल्डर लीव्स। जनरली आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नीशियम का जो डिफिशियंसी सिम्टम्स आता है वो कहाँ पे आता है, तो ऑल्डर लीव्स पे ही आते हैं। ठीक है, जितने भी ओल्डर लीव्स का जो जितने भी सारे जो वो एलिमेंट्स है या फिर वो फर्टिलाइजर्स है जिसका मूवमेंट क्या है कि प्लांट में ज़्यादा है, जो हाईली मूवेबल इन द प्लांट्स है, उसका डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या आता है आपको लोअर लीव्स पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो ग्रोइंग पॉइंट्स होता है उसको क्या होता है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो भी ओल्डर लीव्स में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ से निकल करके वो जो न्यूली डेवलप्ड लीव्स, डेवलपिंग लीव्स है या ग्रोइंग बर्ड्स है, उसमें क्या होता है कि ओल्डर लीव से निकल करके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, न्यूली लीव्स में चले जाते हैं। तो इसीलिए जो हाईली मोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं उसको जो है कि जो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है डिफिशियंसी, उसको लोअर लीव्स पे देखने को मिलता है। लेकिन जो प्लांट्स में मोबाइल नहीं है, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, बहुत ज़्यादा मोबाइल्स नहीं है प्लांट्स में, तो उसका जो आपको सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आपको न्यूली लीव्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे जो जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, मोटलिंग हो गया, लोअर लिप्स में आपको जो मैग्नीशियम का डिफिशियंसी जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ओल्डर लिप्स में देखने को मिलेगा। इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा। सिंस कॉलीफ्लावर हैज़ अ हाई मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट। ये भी आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का जो रिक्वायरमेंट है वो कॉलीफ्लावर में क्या होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिस और जो मैग्नीशियम का डिफिशियंसीज आपको क्या क्या इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोसिस व्हेन हाई एसिडिक सॉइल deficiency is causes chlorosis when grown on highly acidic soil। और आपको मैग्नीशियम का भी डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एसिडिक सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद है आपका होलो स्टेम। अब ये होलो स्टेम उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद होलो स्टेम। तो होलो स्टेम ऐसे आपको तो जनरली नहीं दिखेगा, आपको जब क्या करेंगे कि उसका जो ट्रांसफर्स सेक्शन आप काटेंगे तो देखिए आप कैसे भी आप करके उसका स्टेम को काटेंगे तो आपको होलोनेस दिखेगा, नहीं कि खाली खाली दिखेगा। ठीक है, ये जनरली किसके कारण होता है, जब आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन देते हैं तभी होता है। इन heavily fertilized soil particularly with nitrogen rapidly growing plants of cauliflower develop hollow stem in curd and curd. It may be correlated by close spacing and optimum use of it is corrected by close spacing and optimum use of nitrogen fertilizer। अब आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा एक क्या ट्विस्ट है कि ये तो जनरली आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हैवी फर्टिलाइजर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का देंगे तो क्या होगा कि होलो स्टेम होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए कि ये एक प्रकार का ये है। ठीक है,
तो अब जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं, तो ये प्लांट, ये जो पार्ट्स होता है पेरीफेरी पे क्या होता है, ये जो टिश्यू होते हैं वो ग्रो करते हैं, ये भी टिश्यू क्या करते हैं कि ग्रो करते हैं। लेकिन इसका जो बीच वाला जो मटेरियल है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के एप्लीकेशन करने से कारण ये नहीं भर पाती, ये फिलअप नहीं हो पाता ये बीच वाला पार्ट, जिसके कारण क्या होता है कि ये आपको होलो स्टेम जनरली आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन नाइट्रोजन किसी किस्म का होगा, आपको स्प्लिटिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ के कारण स्प्लिट हो जाता है चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। रैपिडली ग्रोइंग प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं उसमें भी आपको होलोस्टम देखने को मिलेगा। इट मी करेक्टेड, आप क्लोज स्पेसिंग देंगे, तो क्लोज स्पेसिंग में कैसे आप करेक्ट होगा होलोस्टम, क्योंकि जब आप क्लोज स्पेसिंग देंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होंगे और सभी प्लांट्स क्या होंगे, एक्यूमुलेशन जो नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन है सब करेंगे, तो जनरली किसी एक प्लांट्स को जो है कि नाइट्रोजन कम मिलेगा, जिससे क्या होगा कि टॉक्सिसिटी जो नाइट्रोजन का होता है वो नहीं हो पाएगा, और सभी में क्या होगा कि जो भी ज़्यादा अमाउंट्स में नाइट्रोजन है वो सभी प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, सभी में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो किसी एक प्लांट्स को क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो टॉक्सिसिटी नहीं होगा, तो होलोस्टेम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्टिमम डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग 2-4 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, 4 मिनट नहीं, अब ख़त्म होगा, ठीक है। मीडियम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। जो कर्ड का जो कलर होना चाहिए वाइट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कर्ड्स आर मोस्टली प्रीफर्ड इन द मार्केट, मीडियम साइज़ वाइट और कॉम्पैक्ट जो है कि मार्केट में प्रीफर्ड किया जाता है, तो उसी हिसाब से आपको हार्वेस्टिंग भी करना है। द ट्रिमिंग ऑफ लीव्स डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो लीव्स आपको रखना है या फिर लीव्स आपको हटा देना है, ये पैकेजिंग पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आपको बोरी में भर के ले जाना है तो बोरी में भर के ले जाइएगा, आप लीव्स हटा दीजिए तो क्या होगा कि जो है कि जो आपका कट रहेगा रगड़ा उगड़ा के ख़राब हो जाएगा, जो है कि उसमें जो है कि ब्राउनिंग व्राउनिंग आने लग जाएगा, तो आपको ग्राहक जैसे ही देखेंगे बोलेगा ये ख़राब है, ये नहीं लेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन आप किस माध्यम से कर रहे हैं ये आपको देखने को है। लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, बहुत ज़्यादा दूर में करना है, तो बहुत ज़्यादा दूर में करेंगे तो आप किस में करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर में आप जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि कम एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकें, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग में जो खर्चा है, जो कॉस्ट आएगा वो कम हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे कि लीव्स को हटा देंगे। जब आप लीव्स को हटा देंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ जो कॉलीफ्लावर एकोमोडेट्स होंगे इन ना यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में ज़्यादा कॉलीफ्लावर्स आएंगे। तो आपको लीव्स कहाँ पे हटाना है, कहाँ पे नहीं हटाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसा है, किस प्रकार से पैकेजिंग करते हैं, तो जो आप क्या कर सकते हैं, दूर में भेजते हैं तो आप बोरिया में भेज करके नहीं भेजते हैं, ठीक है। उसको जो आप किस में भेजें, क्रेट्स में भेजते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का उसमें जो है रविंग नहीं होता है, एक कड़ से दूसरे कड़ का कोई रविंग नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो मार्केट वैल्यू हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो ये डिपेंड करता है आपका किस पे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे, ट्रिमिंग ऑफ लिप्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आपको जनरली क्या है, आपको किसी ने आज तक आप जब भी जाएंगे यूट्यूब पे तो किसी ने आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताया होगा कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और जो मैं क्वालिटी कोर एजुकेशन जो दे रहा हूँ, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी आप जाकर के यूट्यूब पे जाकर के देख लें, कहीं से आप एक वीडियो उठा लें, या जनरली जो जिसने हैंडबुक पढ़ाया हो या हैंडबुक जिसने नहीं भी पढ़ाया हो, उसने क्या चीज़ें आपको दी है वो आपको पता लग जाएगा, और आप कंपेरिजन कर सकते हैं मेरे वीडियो से किसी दूसरे वीडियो का, ठीक है। तो ये आप लोग को एक फ़ायदा है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने में, कि जो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जो आनी चाहिए वो आपको जो है कि इस पे मिलेगा, ठीक है। और जो जनरली जो लोग कवर करते हैं वो तो कवर हम लोग कर ही रहे हैं, और जो जनरली बेसिक नॉलेज है वो भी आपको क्या होगा इसमें मिलेंगे आपको, ताकि आप किसी चीज़ को भूल भी जाएं तो आप लोग जनरली आइडिया लगा सकते हैं। वाइल ट्रांसपोर्टिंग इन गनी बैग्स, इनर लिप्स इनर लिप्स कवरिंग द कट सरफेस एंड द नेक्स्ट होल आर लेफ्ट इंटैक्ट। तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनर लिप जब हम लोग क्या गनी बैग्स यानी कि बोरा में करके भेज रहे हैं कहीं पे, तो जो इनर लिप्स होता है उसको क्या करते हैं, कर्ड को ढक देते हैं, और जो नेक्स्ट होल होता है, जो दूसरा होल होता है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब लगा हुआ रहने देते हैं, ठीक है। वेन लोडिंग डायरेक्टली इनटू द ट्रक्स, मोर नंबर्स ऑफ लीव्स,
ठीक है। जनरली हम लोग ट्रक में करके भेजते हैं तो क्या होता है कि उसमें भी डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपने शुरू वाले पत्ते से ढक दिया, रबिंग हुआ, वो पत्ता टूट गया, तो क्या होगा कि फिर जो कड का जो क्वालिटी है वो आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि एक जो हॉर्ल होता है उससे हम लोग कड को ढकते हैं और दूसरा हॉर्ल एज इट इज़ ऐसा ही इंटिक्ट रहने देते हैं, ताकि हमारा डैमेजिंग से जो है वो बना हो रहे और एक कुशन की तरह, हम कुशन मतलब एक गद्दे की तरह जो है कि कॉलीफ्लावर के लिए काम करे और डैमेज कम से कम हो। तो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जितनी यील्ड आपको याद नहीं रखना है, कितना वैरायटी का आप यील्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर पे करें तो 2 से 4 दिन तक हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग करें तो अप टू 1 मंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, 85 से 90 डिग्री 85 से 90% ह्यूमिडिटी पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग 30 दिन तक रख सकते हैं। तो ये था पूरे कॉलीफ्लावर्स के बारे में फ्रॉम हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, और आशा करता हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप लोग के लिए बेहतर रहा होगा और यूज़फुल रहा होगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और इसी प्रकार की चीज़ों को हम जो है कि आपके सामने लेकर के आते रहें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।